जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे पेट परीक्षार्थियों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी में बैठने वाले हैं, जो 2023 में इस बार बैठ रहे हैं 28-29 का अक्टूबर को, यानी इसी माह में उनकी परीक्षा होनी है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो जो लेकर के आया है पूरा का पूरा साल भर है, जिससे आपको बड़ी ही राहत मिलेगी आपकी परीक्षा में। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर की दुनिया में। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आ गया, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। पहला है आपका बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, सी है बैंकिंग विनियम अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है और इसका आंसर भी आपको दिया गया है, कारण सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन सही है इसलिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को एक आदेश द्वारा किया गया था। राष्ट्रीयकरण और उसकी शर्तों को अधिनियमित करने के लिए बैंककारी कंपनी अधिनियम 1970 में पारित किया गया था। क्लियर? तो आपका ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन आपके इस प्रकार के हैं। तो ऑप्शन आपके इस तरह से आपके दिखाई दे रहे हैं, राजकीय कोष नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका आंसर हो गया। तो इनमें ऑप्शन है आपका सी, वैश्वीकरण। क्लियर? ये वैश्वीकरण इसमें आपका आंसर हो गया। तो आपको टिक करना होगा वैश्वीकरण को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन आपका सेकंड सही है, बी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन को दिया जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यूएसए के, फ्रांस से, आयरलैंड से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे थे? उत्तर आपका दिया गया आयरलैंड से। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एंड अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है, स्वातंत्र का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बी ऑप्शन आपको दिया गया है, बी सही है। इसका हल भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये आपको देना है। तो ये है विधानमंडल के तहत। ठीक है, देखिए बच्चों, इस समय जितना ही आप क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उतने ही जितने प्रकार से हल करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। क्वेश्चन को चाहे जैसे घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, ताकि आपका अनुभव बढ़ता जाए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? द्विस्तरीय सरकार, निम्नलिखित और विस्तार संविधान। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए आंसर आपको दिए गए हैं, इसलिए टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक वाट हार्स पावर बराबर 746 वाट के होते हैं, ध्यान रखना।
1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन 1 सही है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो नहीं अर्थ आपको बताना कि पानी का रूपांतरण, क्योंकि पानी का भाप में परिवर्तन, फिर पानी का द्रव में परिवर्तन, फिर ठोस में परिवर्तन, बर्फ में बनना, ये सब कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। क्लियर? डी ऑप्शन आपका सही है। पानी का भाप में रूपांतरण होना भौतिक परिवर्तन है। आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन नहीं है? इसमें पानी का भाप में रूपांतरण होना। क्लियर? डी ऑप्शन आपका सही है। पायरिया, पायरिया तो आप समझते हैं कि एक प्रकार का मसूड़ों में पाया जाने वाला रोग है। ये एंटमीबा जिंजिबेलिस के कारण होता है। ठीक है, एंटमीबा जिंजिबेलिस के संक्रमण से मसूड़ों में रोग हो जाता है, जिससे पस या मवाद बनना शुरू हो जाती है मसूड़ों में और खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दुर्गंध भी आती है, तो इस रोग को कहते हैं पायरिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा सही कौन है इसमें, यानी पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का। किसका? मसूड़ों का। ठीक है, अगर पूछा जाए किससे होता है तो आपको बताना है एंटमीबा जिंजिबेलिस से। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम जो पाया जाता है वो जाइलम और फ्लोएम 2 वाहिनिकाएं होती हैं। तो जो फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम होता है वो 2 वाहिनिकाएं होती हैं। तो नीचे से ऊपर जो खाद्य पदार्थ का रूपांतर, मतलब पानी और मिनरल्स का जो रूपांतर करता है उसको जाइलम कहते हैं, और जो भोज्य पदार्थ का जो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है भोजन, उसका जो स्थानांतरण नीचे की तरफ करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो ये आपका फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक है और वो पाया जाता है किसमें? पौधों में पाया जाता है। क्लियर? समझ पाए नहीं समझ पाए? यानी ये एक प्रकार की वाहिनिका होती है जो जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करें। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भिन्न बड़ा है? बड़े भिन्न को आपको तलाश करनी है। ठीक है, तो भिन्न आपका बड़ा है 13/16, 31/40। तो इसमें बड़ा है सबसे कौन? 7/8। 7/8 सबसे बड़ा है। ये इसको आप हल भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको हल करके दिखाया गया है, सही विकल्पों को दिखाया गया है आपको। आप हल भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको हल करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये देखिए वैल्यू दी गई है, ये इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू होगी 2.35। देखिए इसका विकल्प आप मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको आप हल कर लेंगे तो आपको सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है कि 90 का कितना प्रतिशत 7.6 है? 90 का कितना प्रतिशत 7.6 है? 40%, 48% या फिर 60% या 35%? तो कितना है आपका? देखिए निकाल लीजिए इसको। तो 19 का x% आप 7.6, तो ये आप हल करेंगे तो आएगा 40%। कितना? 40%। तो ऑप्शन आपका ये सही है। क्या? ये ऑप्शन यानी 40% आपका सही है। क्लियर? चलिए ये देखिए कैलकुलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो 60 से 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्या ले लीजिए और उस जितनी बार सम्मिलित हो उतने से भाग दे दीजिए, आपकी अभाज्य संख्या का औसत मिल जाए। तो इसमें आपका सही है 70.2। कैसे सही है, कैसे सही है देखिए, 60 और 80 के बीच में 61, 67, 71, 73 और 79 हुई और ये 5 संख्या हुई, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया गया, 300 इसको जोड़ करके 351/5 कर दिया गया, ये आया 70.2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये है √12.0409 माइनस √1 1.2544। तो इसका मान कितना आएगा, और इसका मान आया 2.35। कैसे आया ये देखिए, आपका हल भी दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसिड कार बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो कार जो आपका एसिड किया जाता है वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ये इसका प्रयोग आपको एसिड वाली बैटरी में, यानी कार में, कार की जो कोई भी हो उसको आपको H2SO4 जो तेजाब है या हायर, ये प्रबल अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है। यानी श्वेत का अर्थ और श्वेत का अर्थ दोनों बताना है। तो श्वेत का अर्थ है आपका सफ़ेद और श्वेत का अर्थ है पसीना। तो ऑप्शन आपका कौन सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है। खाक में मिलना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। कौन सही है, पहला ऑप्शन, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सब कुछ खाक में मिलने का अर्थ है सब कुछ मिट जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है। ये देखिए आंसर भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। क्या, पवन। कौन सही है, ऑप्शन ये सही है आपका। ठीक है। गुप्त का विलोम शब्द क्या है। तो यानी गुप्त हो जाना, मतलब मिट जाना। तो यहाँ पर गुप्त का जो अर्थ है वह है प्रकट होना, यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, प्रकट होना। ठीक है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत धन भावना, यानी सद्भावना। ठीक है। ये देखिए सद्भावना का संधि विच्छेद सत तथा भावना होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपको पैसेज से दिया गया है। देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ने हैं और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देने होंगे। ठीक है। तो इस पैसेज के द्वारा पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन है एलिजाबेथ नेबोर लिव्ड कहाँ पर है रहती थी, इसका आपको आंसर देना है। बिसाइडर हर हाउस, अप स्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स। तो कहाँ थी ये, डाउन स्टेयर्स। ये आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें,
एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, ये आपसे पूछा जा रहा है, अस्थमा, यानी किस रोग से ग्रसित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, अस्थमा रोग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉरन का अर्थ क्या होगा, जॉय, ठीक है। मॉरन जो शब्द यानी शोक करना, इसका शोक मनाना, इसका विपरीत अर्थ होगा जॉय माने खुशी होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल। तो इसमें कौन ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका इसमें सही है डी, ठीक है। सर्वाधिक बाजार में वस्तुओं अथवा सामानों का विक्रय करने वाले व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्टिनियर कहते हैं, ठीक है, यानी नीलामी करता। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल का आपको अर्थ बताना है। तो ये है आपका मैनेजमेंट, बेनिसमेंट आपका सही ऑप्शन है, फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। दूसरा है शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अब आपको सही करना है, कथन नहीं, पहला कारण है, दूसरा कथन इसका प्रभाव है। इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है कि कथन एक कारण है और दूसरा कथन इसका प्रभाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विषम संख्याएं चुनें, 3, 13, 17, 23, 33, 67 में से आपको देखना है। तो पहले 13 विषम को चुनें, तो यहाँ पर 13, 23, 17, 33 है अभाज्य, ये विभाज्य संख्या है, ठीक है, 11 से 33। तो ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण आपको बताने हैं। तो 6:10 पर दोनों का एंगल बनता है वह 125 डिग्री का बनेगा, ये देखिए हल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ए को 26 के रूप में कोडित करते हैं, बी को 25 के रूप में कोडित करते हैं, सी को 24 के रूप में कोडित करते हैं और जेड को फर्स्ट के रूप में कोडित करते हैं, यानी उल्टा अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो मोबाइल के लिए कोड भेजें, यानी उल्टा कोड करके आपको मोबाइल का कोड नंबर आपको लिखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो कौन सही है आपका ये देखना है। तो ये देखिए आपके आंसर दिए गए हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा, ये आपका ट्रिक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सही आएगा, डी ऑप्शन आपका ये सही आया। 1412518152, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ये देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अनामलाई रेड टेल नाम द डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, केरल में। क्या कहाँ खोजी गई, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि गोपी ने विवेक से कहा कि यह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, ये आपको बताना है। मामा
पिता, नाना या इनमें से कोई नहीं। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना। ठीक है। ये देखिए आपको बना करके दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, INS तरकस ने लाल सागर में डॉट डॉट आपको बताना है क्या है वहाँ पर। नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया। किसके मध्य में? ओमान यानी ओमान, सूडान, जापान या फ्रांस। तो ये है सूडान में हुआ है। जुलाई 2022 में INS तरकस के लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा का अभ्यास आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजीनगर। ठीक है, उत्तर आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर हैं? तो ये है उपभोक्ता जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूकी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये है केरल में। कहाँ? केरल में। देखिए आपको आंसर भी दिया गया है, तो आंसर तो आपको पढ़ना होगा। हिमाचल प्रदेश के 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच है? तो वो है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच। ठीक है, किसके बीच? भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसल की जलवायु प्रतिरोधी किस्म को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया? तो इसरो के साथ। किसके साथ? इसरो के साथ। ठीक, ये ऑप्शन बी सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के हाथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इसराइल की राजधानी है? तो इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलेम। यानी ये ऑप्शन सही है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों का विभागीय कर्मचारियों में दक्षता को बढ़ाना है। यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। तो इसमें है कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में जाना जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा है जगह उसको स्कॉटलैंड कहा जाता है? क्रोग को स्कॉटलैंड कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई कला की बात कर रहा है। कजरी, लोक कला, झांसी या सांझी या इनमें से कोई नहीं। ये कला मथुरा की स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो सांझी है। क्या है? सांझी। ऑप्शन सी है आपका सही है। सांझी कला मथुरा की स्टेंसिलिंग है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है?
तो 29वां राज्य है तेलंगाना। क्या है? ये 2014 में बना गया, तेलंगाना है, 29वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? किसने? तो लिखा है इसको महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अर्जेंटीना, नेपाल, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह है नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म रखती है। कौन? अवरक्त विकिरण। कौन? अवरक्त विकिरण। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, आपको 54 से 58 क्वेश्चन तक इसको पढ़ करके उत्तर देना होगा। कह रहा है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत बढ़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? तो इसमें यह है यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना। यदा कदा आप खा लेते हैं, यदा कदा कोई सुपारी का सेवन करता है, तो कोई लत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो मादक पदार्थों का सेवन करने से शारीरिक अक्षमता, पागलपन, सुप्ति, HIV, एड्स और मानसिक संतुलन, यानी ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी रोगग्रसित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके मित्र दोषी हैं, क्योंकि मित्रों से ही ये खान पान बढ़ती है। ठीक है, तो मित्र आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको गलत रास्ते पर न ले जाएं, नशे की ओर आपको बिल्कुल न ले जाएं। तो संगत का बहुत ही बड़ा असर होता है। ठीक है, कहते संगत है गुण आवे और संगत है गुण जाएं, और बाँस फांस और मिश्री एक भाव बिकाएं। तो संगत का बहुत बड़ा मेल होता है भैया, इसलिए संगत ही होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसके पीछे प्रबल कारण है कि राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन का प्रयोग को रोकने में असमर्थ नहीं है, यानी समर्थ नहीं है। अगर इस पर रोक लगाया जाए तो नशा की प्रवृत्ति कम हो जाए और उसके सेवन भी रोके जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवक में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इनमें से प्रमुख से दिखाई देती है कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, और तीसरा है मानसिक संतुलन को खो देना। सभी लगभग इसमें तो पहला और मानसिक संतुलन भी खो देते हैं, और चोरी तो बिल्कुल, जब पैसा नहीं रहेगा तो चोरी भी करते हैं। तो ऑप्शन आपके सी सही है, यानी 1, 3 और 4 ये दोनों जो काम है ये सब करना शुरू कर देंगे। ये करेंगे मतलब ये अनुशासनहीनता करेंगे, ये मानसिक संतुलन खो देंगे और चोरी भी करेंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी सही है। ऑप्शन आपका ये सी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, जो 62 से 63 तक आपको इस पैराग्राफ से दिया जाएगा। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, फिर इससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको आपको बताने हैं। रमेश ने 5000 के शेयर खरीदे हैं। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है,
रमेश ने यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश, इसमें आपको बताने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ये सही है, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इसमें है निवेश उदाहरण नहीं है, यह है सेविंग बैंक खाते में रखा धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। पहला, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दूसरा है, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धनहानि का जोखिम होता है। और चौथा है कि बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसों को भी ले जाएगा। तो इसमें कौन सा है? ये 1, 3 और 4 कथन आपके सही है। ठीक है, ये चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से निवेश का कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो इनकी सही विशेषताएं हैं वह है ये पहला 1 और 4। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो निवेश का उदाहरण है सोने के गहने खरीदना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से लाइन ग्राफ आपको दिए गए हैं, इसमें 2011 से 2016 तक के 6 वर्षों तक के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक है, ये आपके फिगर दिए गए हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम हुई है। तो 2012 में। किसमें? 2012 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2012 से 2013 तक स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 1.7% हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो आप फिगर दे करके बता सकते हैं, इसमें थी 3150। 67 क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या के अनुपात कितना था। तो 7:10। अगला क्वेश्चन है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत थी। तो यह है आपकी 93%, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। ये क्वेश्चन देखिए 69 से 73 इस पर जाएगा। 69 से इस श्रेणी पर जाएगा। 69वां क्वेश्चन है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष में युग्म के औसत उत्पाद के ठीक के बराबर था। तो वो है आपका दिखाई दे रहा है 2002 और 2007 के बीच में। ऑप्शन देखिए, ये आपको सवाल लगा करके दिखाए गए हैं कि एक वर्ष के, आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि 2003 और 2004 तक मोबाइल के उत्पादन प्रतिशत में गिरावट कितनी थी। 27% ये देखिए आपको उत्तर भी दिया गया है। 71वां क्वेश्चन दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो प्रतिशत उत्पादन वृद्धि सबसे अलग थी 2002 में। देखिए ये दिखाया गया है, सबसे भी का दिखा दिया गया है आपको।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पाद से अधिक था, तो वो है 4। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, तो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि आप ये निकाल देंगे कितना है 183, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 183.33। 74 से 78 आपको इससे दिया गया है, ये तालिका से। इससे आपको क्वेश्चन देखना है कि यदि लेखा विभाग की कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो ये है 77%। कितना हो जाएगा, ये देखिए 77 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने % होती है, तो वो है आपका 234.29। अगला क्वेश्चन है कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों का अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, तो यह है 208:115। ये सवाल लगा करके दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारी की कुल मिलाकर के संख्या और सभी कंपनियों के अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, तो अंतर है आपका 138 का। इसमें देखिए ये आपको निकाल करके दिखा गया है, तो इसमें अंतर है 138 का। ठीक है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखा विभाग में कंपनी बी में महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो वो है आपका 35:11। ये देखिए आपका आंसर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें 79 से 83 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपकी तालिका है। तालिका के अनुसार पूछ रहा है कि राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि अज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या में 7 मिलियन है, तो कितना होगा ये 2.4 मिलियन। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो वो होगी 5 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन हो, तो राज्य बी और ई की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर है 1:2। राज्य सरकार सी का कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 1.8 मिलियन होगी। ये आंसर आपको दिया गया है। ये राज्य के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी, ये होगी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी, तो वो है आपका कन्नौज। क्या है, कन्नौज। निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी, यानी गुरिल्ला
तो वो है मराठा। किसकी है? मराठों की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी या लकड़ी की नक्काशी, या मोमलोपी ढलाई? यही सही है, मोमलोपी ढलाई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हैं हसरत मोहानी। ये 1921 में, ये देखिए 1921 के में इन्होंने ये मांग की थी। कौन? हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, तो हजरत मोहानी है, इसमें देखिए। अगला है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जाहिर की? ये ऑप्शन है आपके, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी को। किसकी? अंग्रेजी को। भाई ब्रिटिश है तो अपने सब्जेक्ट को चुनेगा ना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ये बंगाल को विभाजन का ये हो गया आपका। अब ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो यह है भारतीय प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ठीक है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका आंसर आपको बाद में दिया जाएगा। ये देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो व्यापक अंतर पाया जाता है कहाँ? थार मरुस्थल पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है रुग्णता। विश्व को कितने प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कितने प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 काल क्षेत्र में यानी टाइम जोन में बांटा गया है। ये देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से है, देखो, कवरत्ती, इजराइल, और अगला है सिलवाला और पोर्ट ब्लेयर। तो ऑप्शन आपका सही है, कवरत्ती यानी ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से
कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो वह है निजी क्षेत्र। क्या है? निजी क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वह है अमेजन वर्षा वन। क्या है? अमेजन वर्षा वन को जंगल का यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को। क्लियर? तो ये रहा आज के आपके ये पूरा सेट था, ये आपका समाप्त हुआ। हमें आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और ये 2023 में होने वाली परीक्षा में काफ़ी लाभकारी होगा। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।